नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, हम राजस्थान सीईटी 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके, इंडियन जीके, हिंदी, अंग्रेजी के सभी के प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न शामिल किए गए हैं, वो हाल ही में लेटेस्ट जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है और राजस्थान के अंदर अन्य जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, बूंदी राज्य का राज्य कवि कौन था। दोस्तों, हाल ही में जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि बूंदी का राज्य कवि कौन था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों, जो सूर्यमल मिश्रण थे वो बूंदी के राज्य कवि थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसे आदि वराह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न है और राजस्थान की बहुत सारी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों, जो नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों और फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस देश द्वारा और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगर दोस्तों हम इस पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार और एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो हाल ही में और गत वर्षों में रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको और सीईटी के लिए इसी प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे, जिसमें मैंने आपको लेटेस्ट एग्जाम्स के प्रश्न शामिल करूंगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रेडक्लिफ रेखा से राजस्थान के कितने जिला सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 6। दोस्तों, वर्तमान में और जो रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत की पाकिस्तान से जो रेखा लगती है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के जो 6 जिले हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ और सीमा लगाते हैं। अगर दोस्तों हम 6 जिलों की बात करें तो इन 6 जिलों में और जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिले शामिल हैं। तो और दोस्तों, अगर आप रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई और 1070 किलोमीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 826 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई बात करें तो राजस्थान की और जो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों वो है 869 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब सामने आया। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान का हम जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो हमारे सामने कब आया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। अर्थात राजस्थान का जो एकीकरण है वह पूर्ण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। और राजस्थान में तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सीटी एग्जाम्स के लिए अन्य वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है हमारा, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और संभाग है।
तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 50 जिले 10 संभाग। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। अगर दोस्तों हम इन जिलों की बात करें तो दोस्तों और 2023 में और जो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत थे उन्होंने 19 जिलों का और 3 संभागों का और गठन किया था। इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई, वह संभागों की संख्या 10 हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा घूमर। दोस्तों जो घूमर नृत्य होता है उसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि जो राजस्थान के नृत्य है उनकी जो आत्मा है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 62% जनसंख्या। दोस्तों राजस्थान की 62% जनसंख्या और कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है, यानी और अगर दोस्तों हम कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका लगभग 2/3 और कृषि क्षेत्र में संलग्नित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गरासियों का घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? अर्थात दोस्तों राजस्थान का और ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे हम गरासियों की घूमर यानी जो गरासी जनजाति है उसकी घूमर के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बालर नृत्य। दोस्तों जो गरासिया जनजाति का जो वालर नृत्य है उसे गरासियों का घूमर कहा जाता है। अगर दोस्तों हम गरासिया जनजाति की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और जो सिरोही क्षेत्र है में पाई जाती है, यानी कि गरासिया जनजाति सिरोही का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ऊपर माल मंच बोर्ड का गठन किसने किया? अर्थात दोस्तों जो ऊपर माल मंच बोर्ड था उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विजय सिंह पथिक। दोस्तों विजय सिंह पथिक थे, उनके द्वारा ऊपर माल और मंच बोर्ड का गठन किया गया था। दोस्तों अगर हम विजय सिंह पथिक की बात करें तो दोस्तों इनका जो मूल नाम था वो दोस्तों भूप सिंह हुआ करता था। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो ये प्रमुख रूप से और उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वहीं दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कंचनजंगा। दोस्तों जो कंचनजंगा चोटी है जो कि वर्तमान में और भारत के जो दोस्तों सिक्किम राज्य है उसके अंदर ये चोटी स्थित है। अगर दोस्तों इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8500 दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो है 8598 मीटर, यानी कि जो कंचनजंगा चोटी है जो कि सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है हमारा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अर्थात दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था उसका संबंध किस चीज़ से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्वेत क्रांति। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से माना जाता है। अगर दोस्तों हम श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से इस क्रांति का अर्थ माना जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत और 1970 के दशक में और वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत को दूध के क्षेत्र में सशक्त बनाना। दोस्तों इसी का परिणाम है कि वर्तमान में भारत संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस प्रकार के वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? अर्थात दोस्तों भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम इन वनों की बात करें तो इनकी जो भारत के कुल वनों के प्रतिशत पर और लगभग 40% हिस्से पर और ये वन पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से और जो राजस्थान का पूर्वी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है
इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बहुतायत मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के पहले मुगल बादशाह कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है बाबर। दोस्तों जो बाबर थे वो भारत के पहले मुगल बादशाह हैं। अगर दोस्तों हम बाबर की बात करें तो दोस्तों बाबर ने और 1500 और दोस्तों बाबर ने 1526 के अंदर और तराइन का प्रथम युद्ध जीता था और इसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी के तहत इसी के साथ वो भारत के प्रथम मुगल बादशाह बन गए थे। वही दोस्तों बाबर के द्वारा ही 1527 में और संग्राम सिंह के साथ और खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जुलाई 2005। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम और जुलाई 2005 में लाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है गुजरात। दोस्तों जो पारादीप बंदरगाह है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी से आता है और दोस्तों हिंदी में जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो है, पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बादल। दोस्तों बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पयोधर। यानी कि बादल के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो जलदी, वारदी, पयोधर, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, विवाद एवं गुटबाजी से अलग रहने वालों के लिए एक अर्थी शब्द है। अर्थात दोस्तों इसके अंदर वन वर्ड यानी एक अर्थी शब्द पूछा गया है। तो दोस्तों जो व्यक्ति विवादों और गुटबाजी से अलग रहता है वो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तटस्थ। दोस्तों उस शब्द की उस व्यक्ति या किसी देश के लिए हम तटस्थ का शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि तटस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी भी लड़ाई होते हैं, जो झगड़े होते हैं उनके बीच में नहीं पड़ता है और वो अपने आप को सबसे अलग रखता है। जैसे हमारे देश की बात करें तो दोस्तों भारत भी हमेशा विश्व के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें और तटस्थता की जो एक विधि है वो भारत ने अपनाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वक्रता का विलोम शब्द है। दोस्तों जो वक्रता होती है इसका जो विलोम शब्द है वो हमसे इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऋजुता। दोस्तों वक्रता का विलोम शब्द ऋजुता होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पुस्तक पढ़ी जाति में वाक्य भेद कौन सा है? अर्थात दोस्तों पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपका जो वाक्य वो दिया गया है, इसके अंदर हमें वाक्य भेद का प्रकार बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कर्म वाक्य। दोस्तों इसे हम कर्म वाक्य का भेद इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर कर्म वाक्य की बात करें तो इसमें कर्म प्रधान माना जाता है, यानी कि इसमें जो कर्ता है वो गौण होता है, भाई कर्म इसमें प्रधान होता है, जिसमें और जो प्रमुख कार्य करने का जो कार्य करता है वो कर्म स्वयं ही करता है। अर्थात दोस्तों जैसे इस वाक्य के अंदर है पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि हमें इस वाक्य के अंदर और ये मेंशन नहीं किया गया है कि पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो इस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, इसीलिए इस वाक्य में को हम कर्म प्रधान वाक्य मानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो भी हमें हिंदी से मिलता है और अगला प्रश्न है वो है, आदि शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पहला। दोस्तों आदि शब्द का अर्थ होता है पहला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सर्दी में उसे खेला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? अर्थात दोस्तों ये प्रश्न भी हमें हिंदी से देखने को मिलता है, जिसमें हमें वाच्य का प्रकार बताना है कि सर्दी में उसे खेला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है भाव्य वाच्य। दोस्तों भाव्य वाच्य का अर्थ है यानी कि ऐसे जितने भी सेंटेंस होती है, यानी कि उससे नहाया नहीं जाता, खेला नहीं जाता, चला नहीं जाता, उन सभी में हमें भाव्य वाच्य देखने को मिलता है।
यानी कि जिन शब्दों में नकारात्मकता आती है, यानी कि किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, जहाँ भी नहीं जाता शब्द आता है वहाँ वहाँ पर और भाववाच्य होता है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सीटी एग्जाम्स के लिए आपको इस चैनल पर और बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न हमें इंग्लिश से देखने को मिलता है, जिसके अंदर पूछा गया है हमसे अपोजिट वर्ड ऑफ ग्लूमी। दोस्तों जो ग्लूमी वर्ड होता है उसका हमें अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों अगर हम ग्लूमी वर्ड की बात करें तो दोस्तों ग्लूमी वर्ड का जो विपरीत शब्द होता है ग्लूमी का अर्थ होता है दोस्तों उदास, यानी कि जो उदास होता है उसे हम ग्लूमी कहते हैं, यानी कि सैड। इसके सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द की बात करें तो इसका जो समानार्थी हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सैड हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा और एपिथेटिक हो जाएगा। जबकि इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा हैप्पी। दोस्तों जो हैप्पी होता है और अगले वर्ड की बात करें तो जुबिलेंट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ये सभी इसके एंटोनियम हो जाएंगे यानी विलोम शब्द हो जाएंगे। तो इसी के साथ और जो ग्लूमी शब्द है उसका जो अपोजिट मीनिंग होगी वो होगी हैप्पी। ग्लूमी का अर्थ होता है उदास और हैप्पी का अर्थ होता है प्रसन्न। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो भी हमें अंग्रेजी से देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ है सर्कुलर शब्द का हिंदी अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है परिपत्र। दोस्तों जो सर्कुलर वर्ड होता है इंग्लिश का उसका जो हिंदी रूपांतरण है वो होता है परिपत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दिस में बी सुटेबल अमेंड। तो इसका हमें हिंदी अर्थ बताना है, यानी कि जो हमारे सेंटेंस दे रखा है इंग्लिश के अंदर दिस में बी सुटेबली अमेंड, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो हिंदी अर्थ है दोस्तों वो होने वाला है इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है, यानी कि दिस में भी सूटेबल अमेंड का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दशानन में कौन सा समास है। यानी कि हमसे समास से एक प्रश्न पूछा गया है कि जो दशानन शब्द होता है उसमें कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है बहुब्रीहि। दोस्तों दशानंद शब्द में और बहुब्रीहि समास हमें देखने को मिलता है। अर्थात दोस्तों बहुब्रीहि समास वो समास होते हैं जिनमें जो प्राचीन काल से जिनको लिया गया है, जिसमें शब्द में और उसके शब्द के हिसाब से हम उसके अर्थ का अनुमान नहीं लगा सकते, उसके शब्द के और विपरीत या अन्य कोई उसका अर्थ होता है। इसमें बहु जो ब्रीहि है वो समास हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो का जो हमारा 28वां प्रश्न है वो है हमें इंग्लिश से देखने को मिलता है और वो है पेविस का एंटोनियम हमसे पूछा गया है। यानी कि दोस्तों जो पीविस वर्ड है इसका हमें जो विलोम शब्द है वो बताना है। और दोस्तों हम पीविस वर्ड की बात करें तो इसका अर्थ होता है जो आपका चिड़चिड़ा होता है, जो व्यक्ति जो क्रोधी होता है, क्रोधी, या बोल सकते हैं हम जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए हम पीविस वर्ड का प्रयोग करते हैं। भाई दोस्तों इसका जो एंटोनियम होगा, जो विपरीत होगा दोस्तों वो होगा एमिकेबल। दोस्तों एमिकेबल का अर्थ है जो व्यक्ति फ्रेंडली होता है, यानी कि आपका मिलनसार जो व्यक्ति होते हैं, जो दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, उन्हें हम एमिकेबल, फ्रेंडली, एमिएबल आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एजेंडा का हिंदी अर्थ है। अर्थात दोस्तों इंग्लिश का जो वर्ड एजेंडा होता है उसका अर्थ हिंदी में उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कार्यसूची। दोस्तों एजेंडा वर्ड का जो हिंदी अनुवाद है वो कार्यसूची होता है। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की बात करें तो वो है भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है बाबर। दोस्तों बाबर भारत का पहला मुगल बादशाह था जो कि 1526 के अंदर और तराइन के प्रथम युद्ध को और इब्राहिम लोदी को हराकर भारत का प्रथम मुगल बादशाह बना था। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर राजस्थान जी के, इंडियन जी के, इंग्लिश एवं हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस किया। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है जो कि हाल ही के जो एग्ज़ाम हुए, जैसे पीटीईटी का एग्ज़ाम हो गया और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था अभी 11 और अगस्त को राजस्थान एलडीसी के का, उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी इस वीडियो के अंदर मैंने शामिल किया है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।